हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में। और सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर दे दूं, इस रिजल्ट के बाद या इस रिजल्ट से पहले मेरे भी जो व्यू हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो चेंज नहीं है। कुल मिलाकर यानी कि जो भी मैं रिजल्ट एनालिसिस करूंगा वो इंडिपेंडेंटली करूंगा। एक तरीके से मेरे जो व्यूज़ हैं वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में चेंज नहीं हो रहे हैं। ये मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर दे दूं। पहली लाइन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सालों के बाद, क्योंकि 2015 में जब ये बैंक बना था उसके बाद से ही मैं आपके साथ जो है लगभग इसके ऊपर चर्चा करता रहा हूँ। कुछ समय आपको पता भी होगा कि मैंने इसकी एक्सटेंसिव कवरेज भी आपको जो है इसमें की है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी, आईडीएफसी लिमिटेड की भी। और उसी कवरेज के मद्देनज़र जो है मैं हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कवर करता हूँ। और इस समय भी जो है मैं करने जा रहा हूँ। और तो मैं यही बात बोलने जा रहा था कि बहुत सालों के बाद जो है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। एक स्टेबिलिटी थोड़ी लग रही है हमें, लेकिन इसमें सबसे खास बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये भी है कि ये जो स्टेबिलिटी है वो इस बार सभी अच्छे बैंकों के साथ है। यानी कि निफ्टी बैंक के जितने भी शेयर्स आप देखेंगे जिनके रिजल्ट अब तक आए हैं, सभी ने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो केवल इस वजह से किया है कि जो प्रोविजंस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं तक जो रिस्ट्रक्चरिंग के जो प्रोविजंस हैं आरबीआई के, उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। बट कुल मिलाकर रिजल्ट में क्या है खास, क्या चीज़ें जो है फोकस करनी है। और मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ सीधा सीधा रिजल्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे खास बात यह है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसका जो मोटिव रहा है कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद, वो यही रहा है कि कुल मिलाकर जो है इस बैंक को एक रिटेल बैंक की तरफ लिया जाए। शुरू में इन्होंने डिपॉजिट्स पे बहुत अच्छे अट्रैक्टिव जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है बहुत सारे अकाउंट भी इन्होंने ओपन किए, जिसका इन्होंने जो है शुरू में तो फ़ायदा उठाया। लेकिन हुआ क्या था कि उस समय पर आइडिया या जो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस या कुछ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इन्होंने दिए तो वहाँ से इनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। वो प्रोविजंस थे। अब आइडिया की भी हालत जो है कुल मिला के थोड़ी सी ठीक हुई है, तो हो सकता है कि वो रिकवरी ये कर भी लें। जिस तरीके से सरकार को आइडिया जो है शेयर्स इशू कर रहा है, तो ये तो पक्का है कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो शेयर्स के रूप में तो अपना पैसा वापस मिल ही सकता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी बैंकों के लिए ठीक हो रही है। इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मोस्टली जो बैंक्स हैं उन्होंने ठीक किया है। और अभी भी जो है एक या दो क्वार्टर जो है अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है। हालांकि अभी भी ये शेयर्स इन अर्निंग्स को भी अगर हम एनुअल अर्निंग्स पर लें और एक ग्रोथ भी, हम डिसेंट ग्रोथ भी लें, तभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर्स 25 की पी रेशो पे चल रहा है, जो कि सिमिलर जो है लार्ज साइज के जो हमारे टॉप 4 बैंक्स हैं उनकी पी की एवरेज से वर्कआउट करें तो उनके आसपास है, उनसे थोड़ा 10-20% प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये तो थी वैल्यूएशन से रिलेटेड बात। अब इस क्वार्टर में सबसे खास बात क्या है, इस क्वार्टर में देखिएगा इनके पास आई इंटरेस्ट की अर्निंग्स, और इंटरेस्ट की अर्निंग्स इनकी 5% के आसपास बढ़ी है। और वो इंटरेस्ट की अर्निंग्स बढ़ी है लोन्स एंड एडवांसेस पे। तो वो जो अर्निंग्स बढ़ी है वो 3408 करोड़ जो इंटरेस्ट की अर्निंग थी पिछले क्वार्टर में। आप लोग जानते हैं कि मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर ही एनालिसिस करता हूँ, तो इस भी क्वार्टर एंड क्वार्टर की ही बात करेंगे। 3598 ये इंटरेस्ट की अर्निंग्स बढ़ी है, तो तकरीबन 5% के आसपास जो है बढ़ी है, अंडर 5 है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स जो है 595 करोड़ से बढ़कर 687 है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली करीबन 11% के आसपास का जो है इजाफा यहाँ पे हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई के पास जो पैसा छोड़ा हुआ है वहाँ पर भी 36 करोड़ से लेके 117 करोड़ जो है इनको मिला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी इस बात से तो अभी थोड़ी सी हमें चिंता करनी चाहिए कि बैंक जो है अभी लोन बांटने की बजाय आरबीआई के पास पैसे रख रहा है, यानी कि अभी भी जो है बाजार में उनको सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी वो नहीं है जितना बैंक के पास पैसा है, तो अभी उनको आरबीआई के पास ही रखना पड़ रहा है। इसके अलावा अदर इनकम की जो फीचर्स है, फीस बेस्ड अर्निंग 779, वो थोड़ी सी कम हुई है। इसका मतलब ये है
कि अभी बिजनेस ग्रो करने में जो इनको कमीशंस वगैरह मिलते हैं वो थोड़ा सा सर्विस बेस जो वर्किंग है वो अभी भी थोड़ी सी लोअर साइड पे ही है। कुल मिलाकर टोटल अर्निंग्स थी 4880 करोड़, 4880 करोड़ वो बढ़कर हो गई 5197। अगर अब इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये जो अर्निंग्स है ये भी तकरीबन 5% के आसपास बढ़ रही है। इंटरेस्ट की अर्निंग्स, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस 1828 से बढ़कर 1849 है। तो ये जो इंटरेस्ट बढ़ा है ये सिग्निफिकेंटली कम बढ़ा है। तो ये जो बड़ा फायदा हुआ इनको वो ये हुआ कि जो इन्होंने डिपॉजिट्स पे रेट काट दिए, जो पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देते थे शुरू में, वो धीरे धीरे करके ये रैशनलाइज कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। तो वो बेनिफिट इनको यहाँ आ रहा है। तो वो बेनिफिट शायद आपको अगले क्वार्टर्स में इतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिले, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो शायद एक हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुँच गए हैं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय की कॉस्ट, क्योंकि अगर बैंक को ग्रो करना है तो देखिएगा एम्प्लॉय की फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, ब्रांच भी ओपन करनी पड़ेगी, तो वहाँ से दोनों खर्चे, फिर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी इस क्वार्टर में रहा। तो 4187 करोड़ के जो इनके पास खर्चे थे वो बढ़कर हो गए 4428। तो ये जो खर्चे हैं ये 5% नहीं बढ़े। तो इनको जो बेनिफिट हुआ वो यहाँ से हुआ है, जो इन्होंने नए जो डिपॉजिट्स में अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटा है उसकी वजह से इनके खर्चे वो नहीं बढ़े जितना इनका बिजनेस बढ़ा है। तो लोन पे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरू में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, फिर 6 किया, फिर और नीचे लेके आए ये। तो कुल मिला के जो सेविंग डिपॉजिट्स पे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटा है उसका जो बेनिफिट है वो इस क्वार्टर में आपको दिख सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा 692 करोड़ से बढ़कर 769 करोड़ हो गए, यानी कि तकरीबन 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है कि अगर 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इस बार देखिएगा दूसरा जो जंप आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। दूसरा जंप आ रहा है जो हर बार इनके लिए बड़ी समस्या रहती थी, जो हमेशा डर रहता है, जब 8 बजे के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो हम चिंता में समझ लेते थे कि इस बार फिर प्रॉफिट में कुछ ना कुछ बढ़ा। तो दिन में रिजल्ट आए हैं तो ये तो वैसे ही आपको समझ लेना चाहिए कि प्रोविजन कम है। तो 474 करोड़ के जो प्रोविजन थे वो घटकर 391 है। और ये देखिएगा सभी बैंकों के साथ हुआ है। तो इस क्वार्टर में जो है मोस्टली सभी बैंकों के प्रोविजंस, सभी अच्छी एनबीएफसीज के जो प्रोविजंस वो रिड्यूस हुए हैं। तो ये यहाँ पे कंफर्टेबल। अभी मैं इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट देख रहा था तो वहाँ पर भी असेट्स क्वालिटी जो है सभी की इंप्रूव हुई है। और कोटक के भी हम बात कर रहे थे पीछे, हालांकि डिटेल में मैंने चर्चा नहीं की, हालांकि कल के एनालिसिस में मैंने बात की। तो ये जो बेनिफिट हुआ है इसकी बदौलत देखिएगा जो प्रॉफिट था 217 करोड़ से बढ़कर 377 करोड़ रुपीस हो गया बिफोर टैक्स। और फिर टैक्स इन्होंने पे किया, हालांकि टैक्स में भी थोड़ी सी सेविंग है, जितनी इनकम बढ़ी है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स उतना नहीं बढ़ा है। तो कुल टोटल बेनिफिट आप देखिएगा 151 करोड़ के नेट प्रॉफिट के सामने 281 करोड़ के प्रॉफिट हो गए। तकरीबन 80% प्रॉफिट जंप हो गया। तो 80% के आसपास का प्रॉफिट ये जो है ग्रोथ इन्होंने की है। तो ये जो प्रॉफिट हुई है इसमें दो ही रीज़न है, एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा है, दूसरा असेट्स क्वालिटी जो है जिस तरीके से इनकी खराब चलती थी हर बार प्रोविजन पे प्रोविजन, अब क्या प्रोविजन से राहत मिलती हुई नजर आई है इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले में भी असेट्स क्वालिटी की तरफ से जो कंफर्ट आया है वो इनको एक मेजर बेनिफिट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एनपीए की फ्रंट पे, ईपीएस के फ्रंट पे, रिटर्न ऑन एसेट्स के फ्रंट पे किस तरीके के रिजल्ट रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि 0.24 की ईपीएस थी जो इस बार 0.45 हो गई है। तो ईपीएस में जो है अभी भी आप देखेंगे कि 45 पैसे की, तो कुल मिलाकर अंडर 2 रुपये पूरे साल की ईपीएस आएगी। अगर हम सेम अर्निंग्स पे भी देखें तो 2 रुपये के आसपास ही, अंडर 2 या अराउंड 2 आप कह सकते हैं कि 2 से थोड़ी सी कम या 2 के थोड़ी सी ऊपर, यानी कि 2 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। उन वैल्यूशंस पे भी देखेंगे तो शेयर सभी तकरीबन 24 से 25 की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूशन वाइज अब यहाँ पर अगर 1 या 2 क्वार्टर और ठीक आते हैं तो ये जो ग्रोथ है उसके हिसाब से अभी हमें लगता है कि अगले 1 साल के लिए जो अगर डिस्काउंटिंग करें तो यहाँ पर अब एक डाउन साइड रिस्क जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शायद घटता हुआ नजर आए नीचे की तरफ, जैसे 47 के आसपास के प्राइस हैं। तो अब जो डाउन साइड रिस्क है, बाजार की देखिए कंडीशन कुछ और हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अब डाउन साइड रिस्क हमें ऐसा लग रहा है कि जो 42 रुपीज़ के आसपास है
वहाँ पर शायद अभी रिस्ट्रिक्ट होता हुआ नज़र हमें आना चाहिए 42-40 के आसपास। बाजार की दशाएं बदल जाएं तो बात अलग है। तो अब जो रिजल्ट्स हैं वहाँ से थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है, तो हमें बहुत सालों के बाद जो है इस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि असेट्स क्वालिटी भी देखिएगा, क्योंकि ग्रोस एनपीए बहुत हायर लेवल पे चले गए थे 4.27, जो घटकर अब 3.96 पर आए हैं। इसी तरीके से नेट एनपीए भी 1.74 पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत लंबे समय के बाद आपको रिटर्न ऑन असेट्स, लंबे समय के बाद क्या, जब डॉक्टर राजीव लाल जी थे उस समय पर एक बार एक ही क्वार्टर में रिजल्ट्स आए थे इस तरीके के, उसके बाद देखिएगा आए नहीं रिजल्ट। ये देखिएगा अब वी वैद्यनाथन जी के कार्यकाल में पहली बार इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिले हैं, जहां पर रिटर्न ऑन असेट्स 0.64 आई है, और ये एनुअलाइज्ड है, क्वार्टर की नहीं है। क्वार्टर की होती तो बहुत ही बढ़िया है। जब ये 1 पर आ जाएगी, 0.64% है, जब ये रिटर्न ऑन असेट्स 1 पर आ जाएगी, तब आप ये मानिएगा कि ये बैंक फुली स्टेबल हो गया। तो तब तक अभी आप इंतजार करिए, तो 1% तक का इंतजार करिए। एक बेंचमार्क होता है कि 1% जब तक नहीं आती है रिटर्न ऑन असेट्स एनुअलाइज बेसिस पे, तब तक हम स्टेबिलिटी नहीं मानते। नेटवर्थ जो है वो बैंक की जो है बढ़ी थी, और वो आपको पता है कि जो हो पिछले साल के मुकाबले में जो नेटवर्थ है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। अब इसमें जो हमें सबसे खास बात ये है कि अब तो देखिएगा जो इक्विटी बढ़नी थी वो बढ़ रही, लेकिन अगर इनको फर्दर इक्विटी रेज करनी पड़ी तो वो एक चैलेंज हो सकते हैं जो हमें सबसे खतरनाक लगता है। क्योंकि देखिएगा इनके जो शेयर्स हैं वो अभी जो बाजार में वो 621 करोड़ शेयर्स हैं इनके बाजार में, 621 करोड़, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं, जब तक 621 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप पर क्वार्टर नहीं कमाएंगे उससे पहले आपकी 1 रुपये ही ईपीएस आएगी। तो ये जो इक्विटी का साइज बड़ा हो गया है, ये एक बड़ा चैलेंज है। डेट इक्विटी रेशियो भी जो है रिड्यूस हुई है इस क्वार्टर में, वो भी कंफर्टेबल है। तो कुल मिलाकर हमें स्टेबिलिटी लगी है इसमें, बस चैलेंज वही है कि बड़ी कैपिटल है और वही एक रिस्क है। कुल मिलाकर जो रिटेल बैंक की तरफ ये बैंक बढ़ने जा रहा है वो आपको देखना जरूरी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य होगा, जो सबसे खास बात मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे कि रिटेल बैंकिंग में अभी भी प्रॉफिट नहीं आया है। यानी कि जो रिटेल बैंकिंग है उसका प्रॉफिट नहीं है ये प्रॉफिट अभी भी जो आरबीआई के पास पैसा है, ट्रेजरी इनकम है, ये उसकी वजह से पैसा जनरेट हुआ है, या इवन जो होलसेल बैंकिंग है वहाँ से लोन हुआ है। रिटेल बैंकिंग में अभी भी इनके जो प्रोविजंस आए हैं वो काफ़ी खतरनाक लेवल पर है, जिसकी वजह से इनको रिटेल में अभी भी लॉस झेलना पड़ा है। यानी कि जो रिटेल बैंक बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है, लेकिन जो डेंट पड़ रहा है वो रिटेल बैंकिंग में भी पड़ रहा है। तो देखिएगा जो ट्रेजरी में आरबीआई के पास पैसा था वो 214 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 481 करोड़ से हुआ। तो जो भी प्रॉफिट आप देख रहे हैं जो ईपीएस के रूप में आया है, जो भी आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो सब ट्रेजरी इनकम की वजह से है। यानी कि जो पैसा इन्होंने आरबीआई के पास पार्क किया हुआ है वहीं से इनकम आ रही है, वहीं पर इनके प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि आरबीआई के पास जो पैसा है वो तो सुरक्षित है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेशक से कम मिलता है, लेकिन वो सुरक्षित पैसा है। तो वही आरबीआई के पास जो इनकी फंडिंग है वहीं से इन्होंने पैसा कमाया है। तो जो प्रॉफिट में जितना भी आप प्रॉफिट देख रहे हैं मोर और लेस वहीं से है। दूसरा प्रॉफिट होलसेल बैंकिंग, यानी कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर होलसेल बैंकिंग बुक है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हैं या नॉन रिटेल बैंक्स हैं, वहाँ नॉन रिटेल जो लोन्स हैं उनसे प्रॉफिट आया 129। हालांकि ये भी घटा है, लेकिन आप रिटेल के फ्रंट पर देखेंगे तो 129 करोड़ के लॉस के सामने 187 करोड़ का लॉस हो गया। ये बिफोर टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आफ्टर प्रोविजन है, बट बिफोर टैक्स है। तो आफ्टर प्रोविजन देखिएगा 187 करोड़ का लॉस रिपोर्ट इन्होंने किया है। तो ये जो है अभी भी एक चैलेंज है कि क्या रिटेल के अंदर ये लोन जो बांट रहे हैं वहाँ पर ये रिस्क को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, या ग्रोथ के चक्कर में ऐसे लोगों को लोन तो नहीं बांट रहे हैं जहाँ से रिकवरी के चांसेस कम है। ये जो है अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है जो इनकी सेगमेंट रिपोर्ट में देखा जा सकता है। तो जो इशू है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ईपीएस रिपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी भी इनकम ट्रेजरी से आ रही है। जो मेन कोर बैंकिंग बिजनेस है वहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो जो कस्टमर से आने चाहिए प्रॉफिट्स
वो जिसमें मेजर फोकस जो है रिटेल की तरफ होना चाहिए, वो रिटेल अभी भी जो है इनको प्रॉफिट नहीं दे रहा। वहाँ पर पैसा प्रोविजंस में जा रहा है, यानी कि जो डूबने के चांसेस हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, यानी कि जो पैसा डूबने की संभावना है, वहाँ पर ये पैसा अभी भी जो है एक चैलेंज के रूप में है, जिसकी वजह से ये लॉस है। अगर रिटेल का अगर प्रॉफिट आया होता ठीक, तो आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल सकते थे। हो सकता था कि आपको EPS 1 रुपये के आसपास भी मिल जाती। तो ये रिटेल बैंकिंग में भी लॉस कर रहे हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, 1-2 क्वार्टर और देखते हैं, तब तक पता चलता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि मेरे इन्वेस्टमेंट करने या ना करने के डिसीजन में कोई भी चेंज नहीं है इस रिजल्ट की वजह से, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं पहले इस बैंक को होल्ड किए हुआ था और बाद में धीरे धीरे करके हम इससे जो है स्विच कर गए। थोड़ी बहुत होल्डिंग हमारे पास अभी भी जो है IDFC फर्स्ट बैंक की हो सकती है, बट मेजर होल्डिंग नहीं है। और अभी भी मैं 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और देखना चाहूँगा। जब ये रिटेल लोन बुक हमें कंफर्टेबल लगेगी, तब मैं अपनी राय शायद बदल सकता हूँ। तो तब तक के लिए जो है अभी मेरा होल्ड जो है अपने पुराने डिसीजंस के ऊपर ही मेरी जो है व्यू बना हुआ है, जो मैंने पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में आपके साथ बात की थी। दूसरा जो हमें यहाँ पे देखना है कि जो लोन्स हैं, उनके जो नंबर्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो काफ़ी अभी भी रिस्ट्रक्चरिंग में, यानी कि जो डिफॉल्ट चल रहे हैं, जिस मुद्दे पर आ रहा था 36597, 3,65,597, 3,65,000, मोटा मोटी देख लेते हैं 3,65,000 अकाउंट्स यहाँ पर पर्सनल लोन में, 3,500 जो है वो बिजनेस लोन में, और कुछ स्मॉल अकाउंट 286 स्मॉल बिजनेस में। ये जो अभी भी लोन्स हैं ये रिस्ट्रक्चरिंग में चल रहे हैं, जहां पर कि इन्होंने इस बार प्रोविजंस बढ़ाया है। तो करीबन ये भी 1500 करोड़ के आसपास है। तो इसमें से भी हो सकता है आगे चल के आपको 10% के आसपास, यानी कि 150 करोड़ से लेके के आसपास या 200 करोड़ तक के आसपास का हो सकता है कि आगे चल के भी आपको अगले क्वार्टर्स में प्रोविजंस मिले। तो कुल मिलाकर बैंक जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, बट रिटेल बिजनेस अभी भी जो है मन मुताबिक जो है काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी हमें लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर स्टेबिलिटी आई है, और इस बैंक में भी आई है, बाकी बैंकों में भी आई है। तो अब जो है वेट एंड वॉच जो है बनेगा भी। 1 क्वार्टर्स के या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो है पिक्चर और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन या जो कोरोना का जो असर है वो कैसे बनता है, क्योंकि जो अकाउंट ये जो प्रोविजंस बने, अगर इसमें से भी कुछ रिकवरी इनको आगे चल के आती हुई नजर आएगी, तो हो सकता है कि कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव हो। बट सेगमेंट रिपोर्टिंग में एक बात तो पक्का है कि रिटेल अभी भी लॉस कर रहा है। ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।